नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं पंकज विश्वास जी। पंकज जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से बुलाने के लिए। पंकज जी, ये क्या मसला है पूरा जेट और हेलीकॉप्टर खरीदना और फिर उसको अपनी ही पार्टी के किराए पर चढ़ा देना? तो लोग पूछ रहे हैं, मैं तो सोशल मीडिया पर थोड़ा टहल लेता हूँ, सोशल मीडिया की गलियों में, तो वो पूछ रहे हैं ये जो 440 करोड़ बनाया है, ये ऐसे ही बनाया है क्या? सर, ये जो विवाद नया खड़ा हुआ है 160 करोड़ का 2023 से 2026 के बीच, ये पूरा घटनाक्रम है जिसमें 2023 में ममता बनर्जी की पार्टी, उस समय में तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने क्या किया, एक कंपनी को उन्होंने 160 करोड़ पार्ट एक साथ नहीं, पार्ट उन्होंने 160 करोड़ रुपया दिया था। उससे एक MV ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, बहुत अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है, वो खरीदा गया था और एक चार्टर्ड फ्लाइट खरीदा गया था, वो तृणमूल कांग्रेस के पैसे से ही। और खरीदने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने उस कंपनी को ये हैंड ओवर कर दिया और उसी कंपनी से फिर लीज लिया। तो ये जो है 160 करोड़ उस कंपनी को दिया गया, फिर कंपनी ने साइफोन करके लगभग 83 करोड़ के आसपास जो है ममता बनर्जी को वापस कर दिया। और ये घटनाक्रम इस तरीके से दिखाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के पैसे से एक चार्टर्ड फ्लाइट और एक हेलीकॉप्टर खरीदा गया और फिर उसको तृणमूल कांग्रेस को ही भाड़े पे दिया गया। तो ये जो संदिग्ध अर्थनैतिक जो गतिविधि है, इसकी ईडी जांच कर रही है, क्योंकि आप ही ने एक गाड़ी खरीदी, आपने मुझे उस गाड़ी को दे दिया, फिर मैंने उस गाड़ी को आपको दिया भाड़े पे और आपने फिर भाड़े के लिए भी मुझे पे किया। तो ये इस तरीके से पूरा पैसा जो है ब्लैक मनी को तृणमूल कांग्रेस व्हाइट कर किया है। और अभिषेक बनर्जी तो पारदर्शी हैं इस पूरे मामले में, ब्लैक मनी को व्हाइट करने में। उनकी जो कंपनी है, अभी तो वो हालांकि कंपनी में उन्होंने CEO पद को छोड़ दिया है, लिप्स एंड बाउंड्स, जिसमें वो, उनकी पत्नी रुजिरा नारुला बनर्जी, उनका और रुजिरा नारुला बनर्जी के सास ससुर यानी अभिषेक बनर्जी के माता पिता लता अमित, दोनों उस कंपनी में, चारों आदमी CEO थे। बाद में जब ये पूरा प्रकरण हुआ तो रुजिरा नारुला बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने अपने CEO का पद का त्याग कर दिया। लेकिन पूरा पैसा उसमें भी सर इसी तरीके से साइफोन किया गया था, अलग अलग जगहों से फिर पैसा लिया गया, फिर अलग अलग शेल कंपनीज में ट्रांसफर किया गया। तो इस अभिषेक बनर्जी की ये पारदर्शिता है कि वो इसी तरीके से पूरे पैसे को जो वो मार्केट से उठाते थे अपनी पार्टी से, और भी जो बिजनेसमैन हैं, जो माफिया हैं अलग अलग सेक्टर में, सबसे जो वो पैसा उठाते थे, तो इसी तरीके से वो पैसे ब्लैक मनी को वो व्हाइट मनी करते थे। देखिए, एक तो सीधे सीधे ये फ्रॉड दिखाई दे रहा है कि आप पार्टी के कोष से किसी एविएशन कंपनी को पैसा दे रहे हैं, किस्तों में पहुंचा रहे हैं। ये 2021 में फिर से सत्ता में आने के बाद, यानी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के 1-1.5 साल के भीतर शुरू हुई सारी कार्रवाइयां जी। और उसके बाद जो है 2026 तक आपने 160 करोड़ उनको पहुंचा दिया। तो एविएशन कंपनी को आपने दिया, हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदे गए उससे, और फिर पार्टी उन्हीं को किराए पर लेती रही, यानी अपनी ही संपत्ति को फिर किराए पे भी आपने दिखाया और भुगतान करके उसमें आप कहीं जहाँ भी आपको आना जाना होता था, आप आते जाते थे। तो ये तो सीधे सीधे फ्रॉड दिखाई दे रहा है। ये तो ईडी के ऐसे हत्थे चढ़ेंगे, जवाब देते नहीं बनेगा इन लोगों पे। एकदम सही, ये तो एकदम पानी की तरह साफ है। पैसा दिया गया, उससे कंपनी ने खरीदा, कंपनी ने उसी पैसे को उस बुलाते हुए फिर उनको जो है ममता अभिषेक बनर्जी या TMC को फिर उसको लीज पे दिया। तो ये पूरा तो एकदम साफ दिखता है कि मैंने ही गाड़ी खरीदने के लिए एक दूसरे आदमी को पैसा दिया, फिर मेरी ही पैसा से उसने फिर मुझे लीज पे दिया। तो ये पूरा घोटाला तो है ही, और ये पार्टी का घोटाला है। सबसे बड़ी बात है कि जिन गरीब कार्यकर्ताओं ने, या गरीब हो अमीर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिन लोगों ने पार्टी को चंदा दिया वो बिजनेसमैन हो सकते हैं,
वो आम तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हो सकते, तृणमूल के आम कार्यकर्ता भी तो पार्टी को अलग अलग समय पे चंदा देते थे। पार्टी का भी एक सदस्य पद होता था, वो करीब 1,000 रुपए के करीब आता था, फिर उसको हर साल रिन्यू करना पड़ता था। तो इसमें उन गरीब कार्यकर्ताओं का भी पैसा है, बिजनेस क्लास के लोगों का भी पैसा है, हर वर्ग के लोगों का पैसा है। तो ये ममता बनर्जी, ये भी एक तरीके से पीएमएलए एक्ट में इसको आना चाहिए और आएगा भी, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। आम आदमी के पैसे से ममता बनर्जी ने, अभिषेक बनर्जी दोनों ने मिलके इसमें जिस तरीके से इसमें धांधली की है, तो इसका तो जांच तो होना ही चाहिए था। और मैं ये भी मानता हूं कि सर, और ये बाद में पता भी चलेगा कि बाहर से भी, अलग अलग जगहों से भी जो पैसा आया है, फॉरेन फंडिंग जो है तृणमूल कांग्रेस का, अब तो पूरी तरीके से थॉरो जांच होगी। जब ये पूरी तरीके से थॉरो जांच होगा कि पार्टी का पैसा, अभी तो जो पैसा साइफोन हुआ है उसका जांच हो रहा है, लेकिन पैसा कहां कहां से आया है उसकी अगर जब जांच होगी तो उसमें भी सर बहुत सारा संदिग्ध गतिविधि आपको दिखेगा। एक ट्रांजैक्शन की तो बात हो रही है, 16 लाख करोड़ के आसपास किसी देश से आया है पैसा, वो ईडी की पकड़ में आ गया है। 16 लाख करोड़ डॉलर है, ये डॉलर हैं, ये डॉलर है, 16 लाख डॉलर। और ये इस तरह की रकम जाहिर है और देशों से भी आई होगी, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है उन देशों के साथ टीएमसी का, ये तो अपने आप में धमाका होने वाला है। सर, बंगाल में आई एम द फर्स्ट पर्सन जो करीब 2-3 साल से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि टीएमसी के अकाउंट में विदेशों से पैसा आया है और वो गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आया था। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आया था और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं उस दिशा में चल भी रही थी। आप ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का अगर बहुत सारा बयान अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं वो लगेगा संदिग्ध तो है ही। 2025 में ममता बनर्जी ने कहा था दाऊद इब्राहिम आतंकी नहीं है। जब ममता बनर्जी केलॉग कॉलेज में गई थी, यानी लंदन में उनका जो लंदन में लास्ट टाइम जो गई थी, जहां पे वो झमेला भी हुआ था केलॉग कॉलेज में, और वहां भी अगर आप देखिए, वहीं के उनके ममता बनर्जी के सेट किए हुए पत्रकार ने ही पूछा था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा राइज कर रही है। हालांकि उन पत्रकार को या समझ में नहीं आया होगा कि ममता बनर्जी ऑपोजिशन की लीडर है, या ममता बनर्जी जो है वो देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही उनको पसंद नहीं करती हैं। तो जब पत्रकार ने ये पूछा था कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी ऊपर जा रही है, आपका इस बारे में क्या कहना है, ममता बनर्जी ने कहा था मैं ये नहीं मानती हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो भारत की जो खामियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, या भारत का जो विवरण है गलत तरीके से, गलत नैरेटिव वो विदेशों में सेट करने की कोशिश करते हैं, तो ममता बनर्जी भी तो वही कर रही थी। अगर राहुल गांधी जी के ऊपर ये आरोप लगता है कि उनके पास चाइना का फंडिंग आता है, विदेशों से पैसा आता है, तो ममता बनर्जी के ऊपर भी तो आरोप वही है। और ममता बनर्जी तो एक कदम आगे जाकर वो इस तरीके का ऊट पटांग बयान देती है। नॉर्थ ईस्ट में पश्चिम बंगाल की एक पार्टी जिसका उद्देश्य था सीपीएम को हटाना, सीपीएम को हटाने के बाद सत्ता में रहे, वो एक्सपैंड करना चाहती थी नॉर्थ ईस्ट में। अब देखिए त्रिपुरा में वो गई, असम में ममता बनर्जी की पार्टी गई, मेघालय में गई, मिजोरम में गई। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में भी ममता बनर्जी का जो एक्सपेंशन है वो भी कहीं ना कहीं संदिग्ध है। क्यों वो नॉर्थ ईस्ट में इतना एक्सपेंड करना चाहती थी, उनका उद्देश्य क्या था? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सेंसिटिव जोन है। हालांकि भारत में कोई भी पार्टी कहीं भी जा सकती है, भारतीय कानून में उसका कोई रोक टोक तो है नहीं, लेकिन ममता की जो गतिविधि है तो वो तो संदिग्ध दिखती ही है। और देखिए सर, जब ममता बनर्जी पार्टी में आई थी, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अलग अलग डॉट्स को आप इकट्ठा करेंगे तो उनका वो रेखा आपको समझ में आएगा। जब ममता बनर्जी पावर में आई उस समय अमेरिका ने अपना विदेश मंत्री भेजा, उस समय हिलारी क्लिंटन विदेश मंत्री थी, 2012 में वो आई थी और दिल्ली न जाते हुए सीधे कलकत्ता आई थी, ममता बनर्जी से राइटर्स में मिली, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था। उसके बाद आज मार्को रूबियो आते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से नहीं मिलते हैं, वो आते हैं अलग अलग मिशनरीज में जाते हैं। इन सब डॉट को अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको ये पूरा जो छवि है ये एकदम साफ साफ दिखेगा। आज अगर ममता बनर्जी सत्ता में होती तो मार्को रूबियो जरूर उनसे मिलते। तो ये सच में आपने सही कहा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? यही रिश्ता है सर उनका अमेरिका के डीप स्टेट के साथ। देखिए डिटेल आ गई है, मैं दर्शकों को बता दूं, ईडी की जांच में ये बात सामने आई है कि वर्ष 2023 में
हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए कैमेन आइसलैंड्स स्थित एक कंपनी से लगभग 16 करोड़ रुपए, करीब 17 लाख अमेरिकी डॉलर का असुरक्षित कर्ज लिया गया था। असुरक्षित कर्ज के नाम पर इस देश में अतीत में भी क्या क्या होता रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अलग अलग जांच एजेंसियां इनका खुलासा कर चुकी हैं। ईडी का ये आरोप है कि टीएमसी से मिले पैसों का इस्तेमाल करके केयरवेल एविएशन ने करीब 112 करोड़ की लागत से एक एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस जेट और एक अगस्टा 109 एसपी हेलीकॉप्टर खरीदा। तो ये सीधे सीधे फंस गई है ममता बनर्जी। अब मुझे एक बात बताइए, टेक्निकल पॉइंट बताइए। जी सर। टीएमसी को भी अगर अभियुक्त बनाया गया एज पार्टी और टीएमसी कल को इनके हाथ से निकल जाती है, सिंबल भी निकल जाता है, जी, तो फिर सिर किसका फंसेगा? जिसने अपराध किया है ममता बनर्जी का, या जो नए इसके मुखिया होंगे उनका? सर टेक्निकल पॉइंट में ममता बनर्जी मैं सीधे सीधे तौर पे जवाब देता हूँ, फिर उसका व्याख्या करूंगा। फंसेंगी तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, क्योंकि उस समय पार्टी की कमान उनके ही हाथ में थी। अगर किसी थाने में कोई घटना घट जाती है तो उसकी जिम्मेदारी उस समय जिस थानेदार की होती है, उसको केस जब तक चलता रहेगा उसी को ऐसे कॉन्विक्टेड बोलिए या साक्ष्य के तौर पर बोलिए, उन्हीं को बुलाया जाएगा। जब थानेदार बदल जाएंगे तो दूसरे थानेदार को फिर उस केस में नहीं बुलाया जाएगा। आईओ चेंज नहीं होता है केस में। जिस तरीके से आईओ चेंज नहीं होता है उस तरीके से जो एक्यूज पर्सन है वो भी चेंज नहीं होगा। पार्टी किसी के भी हाथ में चली जाए, रितु के हाथ में चले जाए, XYZ किसी के भी हाथ में चली जाए, लेकिन उस समय जब ये घटना हुई थी तब जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे उन्हीं को बुलाया जाएगा। ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसमें ममता बनर्जी होंगी, क्योंकि ममता बनर्जी के सिग्नेचर से ही पार्टी की वही उस समय मुखिया थी। और एज ए यूजर सबसे ज्यादा अभिषेक बनर्जी ने यूज किया है चार्टर्ड फ्लाइट को और हेलीकॉप्टर को। ममता बनर्जी ने भी यूज किया है, लेकिन चार्टर्ड जो वो विमान था एम्ब्रॉयर जो जेट, बिजनेस क्लास जेट जो था, उसको सबसे ज्यादा अभिषेक बनर्जी ने यूज किया है। तो एज ए यूजर अभिषेक बनर्जी को भी बुलाया जाएगा, और हेलीकॉप्टर को तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों ने यूज किया है। इसलिए इस केस में ममता बनर्जी प्राइम एक्यूज होंगी और को एक्यूज होंगे अभिषेक बनर्जी। कांग्रेस के बाद टीएमसी दूसरी पार्टी है जिसका खाता सीज हुआ। कांग्रेस का अलग कारणों से हुआ था, इनका अलग कारणों से हुआ। लेकिन एक और सूचना आई कि हाई कोर्ट ने सीमित मात्रा में इनको लेन देन करने का अधिकार दे दिया है। तो ये राहत है क्या टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए? सर डे टू डे एक्सपेंस को यूज करने के लिए दिया है, और उसमें भी एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो उस पर नजर रखेंगे कि क्या इसमें से किस तरीके से खर्चा है। ऐसा नहीं कि पूरे पैसे को आप निकाल के उसको यूज कर लेंगे। ये पार्टी के मुख्यालय को चलाने के लिए और पार्टी का जो दफ्तर है या पार्टी का डे टू डे एक्सपेंस जो होता है उसको चलाने के लिए जितना सीमित राशि की जरूरत होगी उसी को यूज कर पाएंगे। और उसमें भी एक अधिकारी की नियुक्ति इसमें की गई है, और वो अधिकारी जब उस पे मुहर लगाएंगे कि हाँ ये पैसा खर्च किया जा सकता है तभी होगा। ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी फिर उनको फिर मन होगा कि फिर वो उनको एक पसंद आ जाएगा हेलीकॉप्टर या कोई विमान या कुछ भी नई गाड़ी उनको पसंद आ जाएगा, कोई अच्छा गाड़ी उनको अच्छा लग गया, वो गाड़ी खरीदना चाहेंगे पार्टी के पैसे से, वो कर पाएंगे। वो नहीं है, सिर्फ दफ्तर और पार्टी चलाने के लिए डे टू डे एक्सपेंस के लिए जितना राशि की जरूरत होगी उसी को विथ परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड दैट सीनियर ऑफिसर उनके ये से वो खर्चा कर पाएंगे। तो राहत तो जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पूरा खुल्लम खुल्ला छूट मिल गया। खाता फ्रीज करने की घटना को लेकर के और ये जो जेट और हेलीकॉप्टर पकड़े गए, और इसमें भी जो ये आश्चर्यजनक माथा पीट लेने वाली घटना हुई है कि पहले खरीदो फिर उसी कंपनी को लौटा दो और फिर उसको किराए पर लो। तो ईडी के अधिकारी तो अपना माथा पीट ही रहे हैं कि ये एक अनूठा केस हमारी जांच के लिए सामने आया है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि दोनों केस जो है वो राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज किए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं, और हमें परेशान करने के लिए हमारा खाता सीज किया गया है। तो कौन से राजनीतिक बदले की बात कर रही है ममता बनर्जी?
सर ममता बनर्जी हार गई हैं, हार का खुन्नस अभी भी उनके दिमाग से जा नहीं रहा है, इसीलिए वो इस तरीके की बात कर रही है। लेकिन कौन सा राजनीतिक बदला? मैं तो ममता बनर्जी के ये जो टीएमसी का जो फंड है इसकी जांच होनी चाहिए, मैं बहुत दिनों से सर ये बोलता आ रहा हूँ। तो देर सवेर ईडी ने सुना है, लेकिन सुना जरूर है, इसलिए मैं ईडी को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सर और पहले मैं तो कहूंगा कि और पहले होना चाहिए था, क्योंकि जिन लोगों को पता है कि किस तरीके से पैसा आता था, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से हमें भी पता था, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी के लोगों ने ही कहा था, ऐसा तो नहीं कि मैं इस मामले में किसी जो बैंक अकाउंट के किसी व्यक्ति ने मुझे कहा था, ऐसा नहीं है कि, लेकिन टीएमसी के पार्टी के लोगों ने ही कहा था कि ये जो टीएमसी का फंड है ये बहुत संदिग्ध है। संदिग्ध इसलिए है कि टीएमसी का सर कितना अकाउंट है ये अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को छोड़ के किसी को पता नहीं था। जो अकाउंटेंट थे तृणमूल कांग्रेस के, ट्रेजरर थे अरूप विश्वास साहब, सर मैं गारंटी के साथ कहता हूं उनको भी पता नहीं था। उनको सिर्फ एचडीएफसी बैंक में उनका जितने खाते हैं बस उनको वही पता था, बाद बाकी उनको भी नहीं पता था। सिर्फ ममता बनर्जी ओनली एंड अभिषेक बनर्जी सेकंड पर्सन, बाद बाकी किसी को सारे खाते की जानकारी नहीं थी, खाते में कितना पैसा है इसकी जानकारी भी नहीं थी, ट्रेजरर को भी नहीं थी। तो पार्टी के दूसरे लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, तो लोगों के मन में ये संदेह पैदा होता था इतना छुपम छुपाई क्यों है। तो और बाद बाकी जब अलग अलग जगह से वो पैसा आया तो वाम दलों के लोगों ने भी और दूसरी पार्टी के लोगों ने भी आरोप लगाने शुरू किए, तब ये मामला पूरी तरीके से समझ में आया कि किस तरीके से ममता बनर्जी ऑपरेट कर रही है। और जितने भी कनेक्टिंग डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करने से तो बाद बाकी पता ही चल जाता है कि ममता बनर्जी क्या कर रही थी एक्चुअली पश्चिम बंगाल में। तो ये बहुत पहले होना चाहिए था। मैं कहूंगा कि थोड़ा देर से हुआ है, हालांकि इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कोई अलग कारण हो सकता है, वो जो भी हो वो हम लोगों का कॉन्सर्न नहीं है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी समझे। लेकिन मैं कहूंगा कि ये कोई राजनीतिक बदला नहीं है, एकदम अच्छा कार्रवाई हो रहा है। लेकिन और अगर पहले होता तो पश्चिम बंगाल में मैं मानता हूं कि बहुत सारे हादसे कम होते। अच्छा, अब ऋतव्रत बनर्जी का मैं एक बयान देख रहा था, वो कह रहे थे, शायद बीबीसी को इंटरव्यू दिया है उन्होंने जी, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, इसलिए इस तरह का बिहेव कर रही हैं। तो 10 जनपद परिवार के बाद फिर ये एक और परिवार है जो अपनी पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। वो 2014 के बाद अब 2026 आ गया, अभी तक नहीं स्वीकार कर पा रहे कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। ममता बनर्जी को 2 चुनाव में लगातार हराने वाले शुवेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ममता बनर्जी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। सर आप ही ने वो फोटो मुझे बार बार दिखाया है जिसमें 99 सीट पाने वाली पार्टी इस तरीके से विक्ट्री दिखा रही थी, पता नहीं किस चीज की वो विक्ट्री थी। मतलब हारने के बाद भी कोई यही वो फोटो है जो आपने बार बार मुझे दिखाया है, और मेरे एकदम जहन में वो छप गया है पूरी तरीके से। हारने के बाद भी वो विक्ट्री दिखाने वाले इन लोगों की मानसिक स्थिति क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रही। और ममता बनर्जी का तो छोड़ ही दीजिए, ममता बनर्जी तो वो एकदम से हार को सच में नहीं स्वीकार कर पा रहे, इसीलिए क्योंकि ममता बनर्जी जिस प्रकार से जीतती थी उनको लगता था कि इसी को जीत कहते हैं। जनता की वोटों से जीत के आना, मैं कहूंगा कि 2011 में एक ही बार ममता बनर्जी जनता के वोटों से जीत के आई। हालांकि उस चुनाव में भी हेरा फेरी के आरोप लगते हैं, हर चुनाव में लगते हैं, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। और 2011 में तो फेयर चुनाव हुआ था, ये मैं जरूर मानता हूँ। कहीं कहीं इतना बड़ा चुनाव होता है तो कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं होती हैं। तो 2011 के बाद ममता बनर्जी कभी भी खुद अपने दम पर, जनता के दम पर जीतने की प्रयत्न उन्होंने कभी नहीं किया। हर बार वो पुलिस को यूज करती थी, और 2016 के बाद तो आईपैक को भी यूज करती थी। 2016 से पहले मसल पावर, तृणमूल कांग्रेस का पावर और पुलिस के पावर को यूज करके वो जीतती थी। और जितने भी सर लोकल बॉडीज के इलेक्शन होता था, मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन, फिर जिला परिषद का इलेक्शन, पंचायत समिति का इलेक्शन, उसमें तो सर चुनाव ही नहीं होता था। उसमें तो लोगों को टिकट मतलब नॉमिनेशन भरने ही नहीं देते थे, नॉमिनेशन पर्चा उठाने नहीं देते थे, नॉमिनेशन जमा करने नहीं देते थे। और जब चुनाव कहीं कहीं होता भी था तो उसमें बहुत धांधली होती थी। और सबसे ज्यादा ये समस्या थी कि लोगों को 10 बजे के बाद वोट ही नहीं डालने देते। 10 बजे के बाद तो वो एकदम किवाड़ लगा देते थे, खिड़की लगा देते थे, सब बंद कर देते थे। और उसके बाद अंदर फॉल्स वोटिंग पूरी तरीके से होता था। कहीं कहीं खुल्लम खुल्ला भी वोटिंग होता था। अच्छा, आपने देखा भी होगा वीडियो में किस तरीके से वो लोग छप्पा देते थे।
तो ममता बनर्जी इसी तरीके से जीती थी, उनको लगता था कि इस बार भी वो जीत जाएंगे। उनको क्या पता था इस बार पूरा खेल उलट जाएगा। आईपैक को डिस्मेंटल कर दिया गया, पुलिस को डिस्मेंटल कर दिया गया, इधर का पुलिस को उधर डाल दिया गया, पुलिस के हाथ में उतना पावर नहीं दिया गया, खास करके स्ट्रांग रूम का। अगर मैं अब ये भी अभी भी बोलूंगा कि अगर स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी को भी लास्ट टाइम में पुलिस के पास दे दिया जाता, तो आज जो रिजल्ट हमने देखा है वो रिजल्ट न होता, रिजल्ट फिर कुछ और होता। तो इसीलिए ममता बनर्जी सोच रही है कि आ, उनको जीतना चाहिए था, उनको मसल पावर यूज करने नहीं दिया गया, इसीलिए वो हार गई। इसीलिए वो हार को स्वीकार नहीं कर पा रही, क्योंकि मसल फ्लेक्स करके ही वो जीतती थी। तो मसल पावर उनको यूज नहीं करने दिया गया, इसीलिए उनको लगता है कि ये उनके हिसाब से ये एक राजनीतिक हथकंडा है। और प्रोग्राम के आखिर में 2 सवाल जरूर पूछूंगा। एक है, टीएमसी कह रही है कि अगर थप्पड़ मारा भी है तो वो तो प्यार का थप्पड़ था। सर, जिसकी गाल पे थप्पड़ पड़ता है उसे समझ में आता है वो प्यार का थप्पड़ था या नफरत का थप्पड़। ममता बनर्जी का एक्सप्रेशन और जिस जोर से उन्होंने मारा, सर प्यार का थप्पड़ हमें भी अपनी मम्मी से पड़ा है। तो प्यार का थप्पड़ और गुस्से वाला थप्पड़ भी पड़ा है। तो माता जी के गुस्से का थप्पड़ और उनके प्यार का थप्पड़, दोनों में फर्क हमें भी समझ में आता है। और टीएमसी तो वो सफाई देगी ही, लेकिन ममता बनर्जी जिस एंगर के साथ उस दिन दिखी, जिस तरीके चिढ़, मैं कहूंगा जिस चिढ़ के साथ उन्होंने थप्पड़ मारा, उसे तो प्यार का थप्पड़ नहीं कहते हैं। अगर ये प्यार का थप्पड़ है तो गुस्सा किसको कहते हैं पता नहीं। वो तो जिसे लगा, वो तो उसके बगल में ही उपासना थी। उपासना तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल की हेड है, तो उपासना के ऊपर जाके वो बंदा गिरा। तो ममता बनर्जी 75 साल की उम्र में भी एक किसी को थप्पड़ मारती है, प्यार का थप्पड़, और वो बंदा किसी और के ऊपर जाके गिरता है। ये कैसा प्यार है, ये मुझे समझ में नहीं आता। और ये जो सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बराइक और सुखेंदु शेखर राय अब भगवा धारण कर चुके हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, इसके बारे में 2 राय है मेरे। अगर मेरा निजी राय एकदम स्पष्ट तरीके से पूछे तो एज ए मतलब ये होना नहीं चाहिए था, मैं यही कहूंगा। इसलिए कहूंगा, इसमें इसके पीछे मेरा तर्क ये है कि हमने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ी है, और ये बहुत बहुत दिनों से हम संघर्ष करके इस लड़ाई को आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो अगर तृणमूल कांग्रेस के लोग, अगर दरवाजा खुल गया है, तो अगर राज्यसभा के सांसद आएंगे, इसके बाद अगर लोकसभा के सांसद आवे, उनके पीछे पीछे विधायक आने लगे, उनके पीछे पीछे अगर एकदम निचले तबके के कॉर्पोरेटर्स लोग, फिर वार्ड स्तर, बूथ स्तर के लोग आने लगे, तो फिर बदलाव क्या हुआ? ये मेरा मतलब मेरा एकदम स्पष्ट ये मेरा कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं कल मेरी इस घटना के बाद मैं भी एक वीडियो बनाया था बंगला में मेरे चैनल पे। उसके बाद काफी नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, तो उन्होंने जो तर्क दिया है कि राज्यसभा में अभी बीजेपी को सीटें बढ़ाने की जरूरत है। तो अगर सीटें बढ़ाने की जरूरत है तो अभी आप तो विदाउट किसी को रिजिग्नेशन दिलवा के फिर पार्टी से जिता के तो आप नहीं कर सकते हैं। और बंगाल में जो पार्टी का स्ट्रेंथ है, अगर तृणमूल कांग्रेस एक साथ सबको अगर रिजाइन करवा दें तो एक साथ सबको जिता नहीं पाएंगे। 208 है अभी, 208, हाँ 208 के पास है बीजेपी के पास, तो उनका स्ट्रेंथ बनता है वोटिंग स्ट्रेंथ 70, 69। और तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रेंथ है 80। लेकिन तृणमूल कांग्रेस अभी 2 खेमों में बचा हुआ है। ऋतुव्रतो के पास उनका कहना है कि उनके पास 64 नंबर है, 64 विधायकों का नंबर है। ममता बनर्जी के पास भी वही 14-15 के आसपास का नंबर है। तो इस हिसाब से अगर 3 आदमी को रिजाइन करवाया जाता है और उनको बीजेपी की टिकट से जितवाया जाता है तो तीनों जीत जाएंगे। तो ये फिर बीजेपी के फिर एमपी हो जाएंगे राज्यसभा से। तो ये एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी के हिसाब से, ये एक स्ट्रैटेजी है ताकि 3 लोगों को जिता के लेकर आए और राज्यसभा से उनका स्ट्रेंथ बढ़ाए, ताकि आने वाले बिल में जो बिल वो पास कराना चाहते हैं वो स्मूथली पास हो जाए। चुनाव के पहले जिस तरीके से वो महिला आरक्षण बिल जब आया था तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, तो उस तरीके का नहीं होगा इसके बाद। और इम्पोर्टेंट बहुत सारे बिल आने वाले हैं, बहुत सर आपने भी मुझे बताया है, तो वो जब होगा उस समय पे तो बीजेपी को थोड़ा सा स्मूथ रहेगा सारे बिल को पास करवाने के लिए। इसीलिए बीजेपी ने ये एज ए स्ट्रैटेजी किया है। लेकिन मैं मानता हूँ ऐसे एज ए स्ट्रैटेजी ये सांसदों तक ही सीमित रहना चाहिए। लेकिन इसके बाद अगर विधायक भी आ गए, पीछे पीछे सारे लोग भी आ गए, क्योंकि अलग अलग जगहों पे ये सच्चाई है
कि कुछ कुछ लोग धीरे धीरे सेट हो जा रहे हैं। तो और ज्यादातर लोग तो पकड़े जा रहे हैं, ये भी जहां सच है, लेकिन कुछ कुछ लोग सेट भी हो रहे हैं। तो ये सेटिंग अगर फिर से होने लगे तो लोगों ने तो वोट दिया था कि वो बीजेपी अनपैरेलल पार्टी है, वो सेटिंग नहीं करेगी, वो हिंदुओं की हित की रक्षा करेगी, इसीलिए लोगों ने वोट दिया था। लेकिन अगर टीएमसी भी पीछे पीछे अगर आ जाए तो उनका जो विश्वास था कहीं ना कहीं उस पर चोट होगा। इसीलिए लोगों में कल का जो घटना हुआ उसको लेकर मिक्स रिएक्शन है। ज्यादातर लोग तो नहीं चाहते थे, कम से कम बीजेपी के सपोर्टर तो नहीं चाहते हैं कि टीएमसी से एक भी आदमी आए, लेकिन बीजेपी की मजबूरी है, इसीलिए बोले। ये राज्यसभा चुनाव में ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले जो 64 एमएलए हैं उनका रुख क्या रहेगा? सर, ऋतुव्रतो के 64 एमएलए का रुख क्या रहेगा अभी तक तो समझना मुश्किल है। ऋतुव्रतो कैंडिडेट देंगे या नहीं, इस पे भी अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं, फिर हो सकता है, ये मेरा अजम्पशन है कि ऋतुव्रतो कोई कैंडिडेट ना दे। अगर कैंडिडेट वो देगा तो भी जिताने की हालत में नहीं होगा, क्योंकि फिर उनको ममता बनर्जी का सपोर्ट चाहिए होगा। वो ममता बनर्जी सपोर्ट देंगी ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा टकराव है। तो अगर ममता बनर्जी को आज अगर ऋतुव्रतो के कैंडिडेट को समर्थन करना पड़ जाए तो वह कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की छवि को और ज्यादा चोट पहुंचाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी खुद को अनपैरेलल लीडर मानते हैं, अभी भी अनपैरेलल लीडर मानते हैं। अभी भी सोचिए, 1.5 महीना हुआ, 2 महीना भी नहीं हुआ है, हार गई है, इस तरीके से बुरी तरीके से हारी है। विधायक सांसद कोई उनकी रैली में आता नहीं है, वो स्कूल कॉलेज के बच्चों बच्चियों को लेके वो प्रोग्राम करती है, फिर भी कर रही है। कोई नहीं आ रहा है, वो एकला चलो रे नीति पे ही है। तो अगर उनको ऋतुव्रतो के कैंडिडेट को समर्थन करना पड़ जाए तो वो एकदम हंसी की पात्र बन जाएंगे फिर। इसलिए मैंने नहीं लगता कि वो ममता बनर्जी कैंडिडेट तो देंगी नहीं, क्योंकि उनके पास उतना विधायक का नंबर ही नहीं है। हालांकि इसके पहले भी बहुत बार ममता बनर्जी ऐसा कर चुकी है। आपको याद होगा, राष्ट्रपति निर्वाचन में जब इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस के सपोर्ट वो नहीं करना चाहती थी प्रणब मुखर्जी को। बाद में जो भी हुआ हो, पहले तो वो प्रणब मुखर्जी के अगेंस्ट में थी। तो ममता बनर्जी हमेशा जो है विद्रोह करने के लिए ही जानी जाती है। अब ऋतुव्रतो जैसे लोगों को अगर उनको सपोर्ट करना पड़े तो फिर उनकी क्या हैसियत रह जाएगी? नहीं, वो कांग्रेस छोड़ने की बड़ी वजह भी यही थी ना, प्रणब दा के खिलाफ ही ये राजनीति करती रही। और प्रणब दा सेंट्रल लेवल पर वामपंथियों को साथ लेकर के चलने के पक्षधर थे। ममता बनर्जी चाह रही थी कि अगर राज्य में लड़ना है, सत्ता में लौटना है, तो वामपंथियों को वहां भी बाहर निकालना पड़ेगा राज्य से, और यहाँ भी उससे दूरी बनानी पड़ेगी। तो प्रणब मुखर्जी से तीखे मतभेदों के चलते ही टीएमसी बनाई थी इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी जुड़ने के लिए, और इतना समय निकाल करके बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। पंकज जी के चैनल का नाम है पॉलिटिकल डेली, तो उनको भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।